Hello friends, welcome to Career Forum classes for SSC Banking and Railways। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2021 में आए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस 12 जुलाई शिफ्ट 1 के हैं। आज का सेशन आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि IBPS, RRB, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी और अच्छी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन से, जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दो डीआई आई थी, एक कैसलेट और एक लाइन ग्राफ। दोनों से 5-5 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन आई थी, उसमें से 10 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन इजी था लेकिन बहुत कैलकुलेटिव भी था। अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन वन लाइनर से, बहुत इजी थे। 30 to 45 सेकंड्स में सारे सॉल्व हो जा रहे थे। रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। नंबर्स बहुत बड़े बड़े थे लेकिन लॉजिक बहुत इजी थे। कैसलेट भी बहुत इजी था लेकिन वेन डायग्राम की वजह से बहुत लोगों ने इसे स्किप किया, लेकिन ये कैसलेट बहुत इजी था। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कैसलेट डीआई के ऊपर है। आप इसे थोड़ी देर पढ़ के बना सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आइए चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की ओर। This data has been given with reference to 60 boys and X number of girls who read either one or both of the given novels, namely Locus and Saturn। ये डेटा 60 बॉयज़ के ऊपर है और X नंबर ऑफ गर्ल्स के ऊपर है, जो एक या एक से अधिक यानी दोनों नावल जिनका नाम है लोकस एंड सैटर्न, दोनों में से कोई एक या दोनों पढ़ती हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 60% रीड ओनली लोकस, यानी कि 100% में से 60% सिर्फ लोकस पढ़ते हैं एंड 25% रीड ओनली सैटर्न, यानी कि 100 माइनस 85% इज इक्वल टू 15%। 15% बॉयज़ एंड गर्ल्स, 15% बॉयज़ ऐसे हैं जो कि दोनों नावल पढ़ते हैं। इसका मतलब 60% ओनली लोकस के लिए 60% ऑफ 60 यानी कि 36, ओनली सैटर्न के लिए ओनली सैटर्न की वैल्यू है 25% ऑफ 60 विच इज इक्वल टू 15, यानी कि बोथ लोकस एंड सैटर्न फॉर बॉयज is equal to 15% of 60 is equal to 9। आगे दिया हुआ है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 20% रीड ओनली लोकस। गर्ल्स में ओनली लोकस जो है वो है सिर्फ 20%। 30% रीड ओनली सैटर्न, सैटर्न जो है 30%। इसका मतलब बोथ नॉवेल जो है उनका परसेंटेज आएगा 50%। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट नंबर ऑफ गर्ल्स हु रीड बोथ नॉवेल इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज हु रीड बोथ नॉवेल। इसका मतलब 50% इज इक्वल टू 5 टाइम्स 9, यानी कि 100% हो जाएगा आपका 90, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 90। तो इसका मतलब ओनली लोकस पढ़ने वाली हो जाएंगी 80, ओनली सैटर्न हो जाएंगे 27 एंड बोथ नॉवेल इज इक्वल टू 45। बहुत इजी टी आई थी।
आराम से 1-2 मिनट में हो सकती थी। चलिए पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? हमने अभी भी एक्स निकाला, एक्स इज इक्वल टू 90। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु लाइक बुक लोकस? लोकस पसंद करने वाले बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या क्या है? तो लोकस पसंद करने वाले बॉयज की संख्या है 36 प्लस लोकस पसंद करने वाले गर्ल्स की संख्या है 80 विच इज इक्वल टू 54। Total number of boys who like locust is what percent more than number of girls who like Saturn? जो लोकस पसंद करने वाले बॉयज हैं यानी कि 36 is what percent more than the number of girls who like Saturn यानी कि 27 divided by 27 into 100 is equal to 9 by 27 into 100 is equal to 33 1/3%। तो हमारा थर्ड का आंसर हो गया 33 1/3%। What is the number of girls who like at least locus? इसका मतलब हमें उन गर्ल्स की संख्या बतानी है जिन्हें कम से कम लोकस पसंद है। तो ओनली लोकस पसंद करने वाले 80 प्लस बोथ लोकस एंड सैटर्न पसंद करने वाले 45 यानी कि टोटल नंबर है 63। इसका मतलब फोर्थ का आंसर हमारा है 63। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु लाइक्स मिनिमम 2 बुक्स? यानी कि उन बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या बताइए जो दोनों नॉवेल पसंद करते हों। इसका मतलब मिनिमम 2 बुक्स मतलब ओनली को हम नहीं काउंट कर सकते, हमको बोथ को काउंट करना पड़ेगा। तो बोथ नॉवेल पसंद करने वाले बॉयज़ की संख्या है 9 और बोथ नॉवेल पसंद करने वाले गर्ल्स की संख्या है 45 यानी कि 54। द सम इज 54। द आंसर ऑफ दिस इज 54। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला डीआई जो था वो लाइन ग्राफ डीआई था। लाइन ग्राफ डीआई बहुत इजी था। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी थे। पहले हम लाइन ग्राफ को टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे ताकि आगे कैलकुलेट करने के लिए हमें आसानी हो। क्वेश्चन में 4 स्टोर्स दिए गए हुए थे जो कि अपने बुक्स को सॉर्ट करते हैं ए बी सी एंड डी। दोनों स्टोर 2 अलग अलग महीने में बुक्स सोल्ड करते हैं, जनवरी एंड फरवरी। उनका डेटा यहाँ दिया गया हुआ था। एक है जनवरी का वैल्यू है 16, 48, 60, 72, 50, 36, 60 एंड 50। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बुक सोल्ड बाय सी इन जनवरी इज व्हाट परसेंट ऑफ बुक सोल्ड बाय बी इन फरवरी? सी का जनवरी यानी कि 50 और बी का फरवरी यानी कि 72। इसका परसेंटेज पूछा गया है। यानी कि 25 9 और ये गया 25। 25 का स्क्वायर यानी 625 बाय 9 इज इक्वल टू 69/4/9%। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया 69/4/9%।
if 1/4 of books sold by store A in February, A ने फरवरी में जो बुक बेचा है यानी कि 48 इज टू फीमेल्स, ओके, यानी कि 12, तो ए मेल्स होंगे 36 and is 12 less than the number of books sold to females by store D. ए फीमेल को जितनी बुक बेची गई है वो 12 लेस है, and it is also given that the number of books sold to females by store A in February is 12 less than the number of books sold to females by store D in January. सॉरी, ये 12 नहीं है, ये 16 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यानी कि ए फीमेल्स को जितनी बुक बेची गई हैं वो डी फीमेल्स जनवरी से 16 लेस है, यानी डी फीमेल्स हो गई 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28। तो फिर डी ने जनवरी में कितनी टोटल बुक्स बेची थी, यानी कि 60। तो डी मेल्स का वैल्यू रहेगा 60 माइनस 28 is equal to 32. Then what is the sum of total number of books sold to male by store A in February and total number of books sold to male by store D in January? A मेल और D मेल का सम पूछा गया है। तो D मेल और A मेल का सम हो जाएगा ये फरवरी का और ये जनवरी का है, इज इक्वल टू 36 प्लस 32 इज इक्वल टू 68। ये ई ऑप्शन 68 होगा, ये ऑप्शन। ओके, मेमोरी पेज में थोड़ी बहुत गलतियां हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी इन जनवरी टू द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर डी इन फरवरी? यानी कि स्टोर ए और बी ने जो जनवरी में बुक सोल्ड की है और उसका डिफरेंस नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर डी इन फरवरी, which is equal to ए और बी ने जनवरी में 16 प्लस 60 और डी ने फरवरी में 50, यानी कि 16 प्लस 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 26। एट्थ का आंसर 26। If the average number of books sold by C plus D plus E is equal to 45, then find the value of books sold by store E in February, which is equal to 45 into 3 minus C minus D, which is equal to 45 is equal to 135 minus C and D February. C is 36 and D is 50, यानी कि 36 minus 50, 35 minus 36 is equal to 99, 99 minus 50 is equal to 49. It means answer is 49. Okay. 10th question is, by how much percent the number of books sold by store C in January is less than books sold by it
इन फरवरी। सी ने जनवरी में जो बुक बेची है वो उसी के फरवरी से कितनी कम है। सी ने जनवरी में बेची है 50 और फरवरी में बेची है 36, यानी कि 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100 इज इक्वल टू 14 by 36 into 100 is equal to 14 into 25 by 9 is equal to 350 by 9. This is equal to approximately पूछा गया, this is equal to 69%. ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है राउंड नंबर सीरीज का। राउंड नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है 45, 52, 61, 74, 93, 124, 157। 45 minus 52, 7, 9, 13, 19, 31, 33। नंबर काफ़ी पास पास है तो हमने डिफरेंस का सीरीज लिया। अब इसमें भी कोई पैटर्न नहीं मिला तो हम एक बार और डिफरेंस लेंगे। 2, 4, 6, 12, 2। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 12 की जगह 8 आना चाहिए था। तो 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 27। 27, 93 प्लस 27 is equal to 120. 120 minus 157 is equal to 37. 27 minus 37 is equal to 10. यानी कि हमारा जो सीरीज है वो उसमें 120 जो नंबर है वो गलत है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 105, 100, 1110, 90, 130, 60, 210। नंबर काफ़ी पास पास है तो हम डिफरेंस लेंगे। 5, 10, 20, ये माइनस है, -20 प्लस 40 -70 प्लस 150। यहाँ पे जो है इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे भी इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे भी इंटू 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। तो यहाँ पे भी इंटू 2 होना चाहिए था। इसका मतलब है -70 की जगह -80, तो यहाँ पे आएगी 50 और इसको इंटू 2 करेंगे तो ये होगा +160। 50 प्लस 160 इज इक्वल टू 210, यानी कि हमारी सीरीज सही है। तो हमारा राउंड नंबर था 60। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सीरीज है 20, 34, 28, 41, 36, 49, 44। देख के लग रहा है कि पहले नंबर पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो पहले हम डिफरेंस लेके करेंगे। 40 -6 प्लस 13 -5 प्लस 13 -5 -5 13 -5 13 -5 13। इसका मतलब अगर यहाँ पर -5 होता तो ये 30, इसको 33 होना चाहिए था और इस वजह से 13 हो जाता है।
इसका मतलब जो हमारा रॉन्ग नंबर है वो है 34। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। 20 अल्टरनेट सीरीज लेके 20 28 यानी कि 8, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 8 44। और अगर हम यहाँ से उल्टा लेंगे 49 41 यानी कि 8, 41 में से 8 माइनस करेंगे तो 33, यानी कि हम इसको अल्टरनेट सीरीज मान के भी कर सकते थे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 45 180 630 1890 4720 9450। इस सीरीज में नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंटू 2 का राइज है। 4720 का डबल है 9440, उसमें 10 ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। वैसे ही इसको ये जो है इसका 2.5 टाइम्स लगा है और ये इसका 3 टाइम्स, ये 3.5 टाइम्स और ये इंटू 4 टाइम्स इंटू 4.5 टाइम्स, यानी कि कंसेक्यूटिवली मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर्स को। 10 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 45, 45 इंटू 4 इज इक्वल टू 180, 180 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 630, 630 इंटू 3 इज इक्वल टू 1890, 1890 इंटू 2.5 तो होगा 1890। इसको हम 5/2 भी लेके कर सकते थे। इसका मतलब 5/2 से 2 इंटू 2 प्लस 50%, ऐसा भी कर सकते थे, यानी कि 3600 प्लस 180 प्लस 945 3 4 7 2 5, यानी कि यहाँ पे 4725 होना चाहिए था। और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9450, यानी कि हमारा राउंड नंबर जो था वो 4720 था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 10 19 83 106 324 373। नंबर काफ़ी पास पास है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंस अचानक से इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे पास पास है। लेकिन फिर भी हम लोग इसका डिफरेंस निकाल के पहले देख सकते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 4 6, ये हो गया 3 3, ये हो जाएगा 2 1 8, ये हो जाएगा 49। तो फिर हमने ये देखा कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर सारे स्क्वायर्स और क्यूब हैं, और यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब जो रॉन्ग नंबर है यहीं कहीं पे है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। तो यहाँ पे वैसे ही 5 का क्यूब आना चाहिए था, 5 का स्क्वायर सॉरी, 25 और ये 23 होना चाहिए था, सॉरी 23, यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। तो 83 प्लस 25 यानी कि 108, 108 में यहाँ पे 6 का क्यूब यानी कि 216, 108 में 216 ऐड करेंगे तो 324,
यानी कि हमारा जो राउंड नंबर था 106। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा वर्ड प्रॉब्लम आ गया है। पहला क्वेश्चन है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल is 1/3 of the length of rectangle and diameter of circle is 7 times breadth. Find the area of circle if area of rectangle is 192. Area of rectangle यानी कि length into breadth is equal to 192. तो फिर breadth into length को हम 3b भी ले सकते हैं यानी कि 192. b square is equal to 192 divided by 3 यानी कि 64. b is equal to 8. तो हमारा डायमीटर आ जाएगा 7 इंटू 8। पूछा है हमसे एरिया ऑफ सर्कल यानी कि तो फिर इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस जाएगा डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। तो एरिया हो जाएगा 5r² यानी कि 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इक्वल टू 4। 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 88 इंटू 28। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते थे 28 इंटू 8 यानी कि 56। 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, 112 का डबल 224 और उसका इंटू 11। 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट ट्रिक हमको पता है 4, 4 + 2 6, 2 + 2 4, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Aman and Bobby started a business in partnership with Amar investing amount ₹2000. अमर एंड बॉबी का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है अमर इन्वेस्टेड 2000 यानी कि अमर का इन्वेस्टमेंट है 2000। अब पी का हम सपोज एक्स अज्यूम कर लेते हैं। आफ्टर 8 months ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बॉबी लेफ्ट। बॉबी 8th मंथ के बाद लेफ्ट रहता है और अमर साल के एंड तक रहता है यानी कि 12 मंथ। तो टाइम पीरियड हो गया 12:8 यानी कि 3/2। तो फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो हो जाएगा 6000 to 2x which is equal to 3000 is to x. So according to question 3000 by 3000 plus x। अमर का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में से दिया गया अमर का प्रॉफिट है 3000 divided by total profit 46,000। So ये रहेगा 4600। तभी 3000 में से 3000 कैंसल x is equal to 4600 minus 3000 is equal to 1600। तो b का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 1600 रुपीज। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड भूमि
अरुण एंड भूमि का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:5. Sorry for the handwriting. If after 4 years, after 4 years, the ratio of their ages becomes 70:27. 4 साल के बाद इन दोनों के एज का रेशियो जाता है 17:27. तो फिर एज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दो लोगों के बीच का जो एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है. तो यहाँ पे प्रेजेंट एज में एज का डिफरेंस है 2 और 4 साल बाद एज का डिफरेंस है 10. तो अगर हम इन दोनों को कॉमन बना दें तो हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं. इसको कॉमन बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 15 इज टू 25 और इसको ऐसे ही रहने देंगे 17:27. तो दोनों के बीच का जो इंक्रीमेंट है वो सेम हो गया यानी कि 2. जो 2 है वो 4 ईयर्स के करस्पॉन्डिंग है. ओके. तो इसका मतलब सम ऑफ दोनों की प्रेजेंट एज आएगी 15 into 2 एंड 25 into 2 क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 ईयर्स. हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ अरुण एंड भूमि 3 years अगो. अरुण एंड भूमि की एज 3 years अगो ये होगी 15 + 25 into 2 माइनस दोनों के लिए 3 साल माइनस करेंगे यानी कि 6 साल इज इक्वल टू 25 + 15 इज इक्वल टू 40. 40 into 2 80. 80 - 6 इज इक्वल टू 74 ईयर्स. दोनों का सम 3 साल पहले 74 ईयर्स. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है. सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में मतलब अधिकतर में बोर्ड मास के नियम फॉलो कर रहे थे. पहला क्वेश्चन है रूट ऑफ 350 डिवाइडेड बाय 8. तो फिर इस डिवीजन को पहले हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1/8 और इस वाले डिवीजन को इंटू 1/7 प्लस 14.25 और इस डिवीजन को इंटू में कन्वर्ट करें इंटू 1/0.5. दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम कैंसिल कर देंगे 7/50 और 25 4. तो 25/4 का स्क्वायर रूट आएगा 5/2 प्लस 14.25 इंटू ये 0.5 हो जाएगा 2/1 यानी कि इंटू 1/2/1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 14.25 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 29.5 इज इक्वल टू 33.5. दिस इज आवर आंसर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 45% ऑफ 500. हमने पढ़ा था A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A. तो इसमें हम वैसे ही करेंगे. 45% ऑफ 500 दिया हुआ है तो हम 500% ऑफ 45 निकालेंगे यानी कि 500% ऑफ 45 इज इक्वल टू 5 into 45. which is equal to 225.
तो ये आएगा 225 प्लस एक्स बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर होगा 64 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 का क्यूब यानी 343। 8 से 8 कैंसिल जाएगा 2 जाएगा x इंटू 128 इज इक्वल टू 343 प्लस 10 माइनस 225 इज इक्वल टू x इंटू 128 which is equal to 353 225 यानी कि 28 और 1 सो 128 और 128 कैंसिल x is equal to 1। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 सॉरी 3/4 इस डिवाइड को हम इंटू में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1/0.75 इंटू 96 इंटू 84 which is equal to x इंटू 1/0.6। ये हो जाएगा 3/4 इंटू 0.75 यानी 3/4 सो 1/3/4 इंटू 96 इंटू 54 इज इक्वल टू x इंटू 1/0.6 यानी 3/5। 3/4 और 3/4 कैंसिल हो जाएगा 96 इंटू 84 इंटू 3/5 सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर जाएगा प्लस 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 इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 180 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। इसी के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो कि है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में हमने लगभग सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट 35 से 32 क्वेश्चन कवर्ड है। इस शिफ्ट में 3 पजल पूछी गई थी। पहला फ्लोर लैटिन फ्लोर बेस्ड पजल, दूसरी मंथ बेस्ड पजल, तीसरी थी पैरेलल रोज बेस्ड पजल। कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई थी। साइलोजिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फ़ाबेट सीरीज और एक वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल। इस क्वेश्चन को हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप इसे अपने से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले हम लेआउट बना लेंगे क्वेश्चन के लिए। और 3 2 1 नॉर्मली हम 2 पॉसिबिलिटी हमेशा अज्यूम करके चलेंगे क्योंकि पेपर में 2 पॉसिबिलिटी हमेशा बनती है। पहला दिया जी लीव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो जी जो है ऑड नंबर फ्लोर यानी कि 3 या 1 दोनों में से किसी एक में रहेगा। बी लीव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव जी। बी जो है जी के जस्ट इमीडिएटली अबव रहती है। ठीक है। नो वन लिव्स
टू द ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में कोई नहीं रहता, यानी कि जो बी और जी है वो फ्लैट नंबर 2 में रह रहे होंगे। ओके, इसका मतलब पहला पॉसिबिलिटी, अगर जी को हम 3 में रखते हैं तो बी 4 में आएगा, अगर जी को 1 में रखते हैं तो बी 2 में आएगा। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन फ्लोर ऑफ जी एंड एच लीव, जी और एच के बीच में एक ही फ्लोर है। सी लिव्स टू इमीडिएट ईस्ट ऑफ ए, सी के इमीडिएट ईस्ट में ए रहती है, और ए जो है इवन नंबर फ्लोर में रहता है, मतलब 2 या अभी इसमें एक ही ऑप्शन है तो फिर हम सी और ए, सी एंड ए। ओके, जी और एच के बीच एक फ्लोर है, इसको हम दिमाग में रखेंगे। डी लिव्स इन एन एडजेसेंट फ्लोर इन विच ए लिव्स एंड इन फ्लैट नंबर ऑपोजिट देन ए, यहाँ पे ऑपोजिट छूट गया है। डी लिव्स इन एन एडजेसेंट फ्लोर इन विच ए लिव्स, ए जो डी जो है ए के एडजेसेंट फ्लैट में रहेगी, यानी कि यहाँ भी, लेकिन अपोजिट फ्लैट में। और यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन जी एंड एच लीव्स, तो फिर अगर ए एडजेसेंट इसमें आएगा सॉरी यहाँ पे क्लू में गलती है, यहाँ पे वाला क्लू गलत है, यहाँ पे क्लू होगा जी लीव्स ईस्ट ऑफ एच। ओके, इमीडिएट ईस्ट। जी जो है एच के इमीडिएट ईस्ट में रहेगा, मतलब एच यहाँ पे आएगा, और उसके बाद डी lives in a floor adjacent floor in which A lives and in flat number opposite than A। A जो है, फिर D जो है A के एडजेसेंट फ्लोर में रहेगा, यानी कि या तो यहाँ या यहाँ, और दिया है फ्लैट नंबर A के अपोजिट रहेगा, यानी कि इसका 2 है तो इसका 1 होगा, यानी कि ये D और यहाँ पे D। देयर इज वन फ्लोर गैप बिटवीन D एंड H lives, D एंड H के बीच में एक फ्लोर का गैप है। ओके, एट लीस्ट वन पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ के बीच एक पर्सन रहेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ई यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे एफ यहाँ पे, या तो फिर ई यहाँ पे एक ज़्यादा बंदे आएंगे कि ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन किया, इसमें क्वेश्चन हमने नहीं रखे हैं, सिर्फ पजल रखी थी। अब हम आते हैं अपने अगले सेट की तरफ, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी थी, इसमें हमें सिर्फ कैंसिल करना था, इसमें आर 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 कॉमन मिल गया, जो कि है आई बी और आई बी, यानी आर का जो वैल्यू है वो आई बी, उसके बाद कंप्यूटर्स एंड जेड, कंप्यूटर्स एक्स जेड, उसके बाद मॉडर्न फास्ट फास्ट ये एन क्यू है, एन क्यू फास्ट, उसके बाद यहाँ पार्ट्स पार्ट्स
देखिए ए ई इसका एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव जी वाई। और उसके बाद मॉडर्न का हो जाएगा ओ सी, प्रोसेसर का डब्ल्यू है, और नीड और अपडेट का एच डी और आई डी में से मैनी का ऐसा जो बच गया उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑटोमेटिकली हम उसको अज्यूम कर लेंगे। व्हाट इज़ द कोड फॉर वर्ड पार्ट्स, पार्ट्स का जो वैल्यू है वो ए ई, यानी कि पार्ट्स इज इक्वल टू ए ई। इफ द फास्ट अपडेट्स is coded as NQHD, then what is the possible code for no need? फास्ट अपडेट्स का NQ, हमने यहाँ पे देखा है फास्ट का जो कोड है वो NQ है, तो इसका मतलब अपडेट्स का कोड जो है वो HD हो जाएगा। तो फिर अपडेट का कोड अगर HD हो गया तो नीड का कोड हो जाएगा IT, नीड का कोड हो जाएगा IT। और नो का हमें पूरे कोडिंग में दिया ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमें नो का ऐसा वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा जो कोडिंग में दिया ना हो। तो इसका मतलब जिसमें हमें IT है उसको पहले अलग कर देना है, सॉरी KT, इसको हमें KT लेना है। जिसमें KT है हमें उसी को ही देना है, KT और OI, KT और WM। तो WM और OI में से हमें WM है लेकिन OI नहीं है, इसका मतलब KT और OI हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द कोड फॉर प्रोसेसर आर फास्ट, प्रोसेसर आर फास्ट मतलब प्रोसेसर का कोड हो गया WM, आर का कोड हो गया IB, फास्ट का कोड है NQ। तो प्रोसेसर आर फास्ट हो जाएगा WM IB NQ। व्हाट इज द कोड फॉर अपडेट, अपडेट का कोड हम डिसाइड नहीं कर सकते, HD और IT में से एक होगा, KT में से। तो अपडेट का कोड हो गया HD और KT। व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर्स में से यहाँ पे सुपर हमें दिया नहीं हुआ है, तो जो कंप्यूटर कोड है XZ, और हमें तो फिर हमें कंप्यूटर कोड XZ और सुपर का ऐसा कोड चूज करना पड़ेगा जो कोडिंग में दिया ना हो। तो हम ऑप्शन में से इजीली एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा मंथ बेस्ड पजल है। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप इसको एक बार अटेम्प्ट करके कोशिश कर सकते हैं, इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 8 रोज बना लेंगे। जनवरी, हमें सब में नंबर ऑफ डेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जिसमें कम है उसको लिख लेते हैं। अप्रैल में 30, जून में 30,
और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कम से कम 2 पॉसिबिलिटी हमेशा अज्यूम करके चलेंगे कि एग्ज़ाम में 2 पॉसिबिलिटी बन ही जाती है, और 2 पॉसिबिलिटी बना के करने से आंसर हमें जल्दी आता है। ओनली 2 पीपल वेयर बॉर्न बिफोर ए। ए से पहले 2 लोग बॉर्न हुए थे, मतलब ए यहाँ पे आ सकता है। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड एच। तो ए और एच के बीच में 1 पर्सन बॉर्न हुआ, तो एच यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो हमें एक और पॉसिबिलिटी अज्यूम करेंगे, ए और एच। 3 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच 3 पर्सन बॉर्न हुआ, तो बी नीचे नहीं आ सकता क्योंकि नीचे में सिर्फ 3 ही ऑप्शन खाली है, और ऊपर में 1 2 3 यहाँ पे बी आ सकता है जनवरी में। और वैसे ही यहाँ पे 3 देखेंगे तो बी यहाँ पे मई में आ जाएगा। बी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर सी। बी जो है सी के जस्ट पहले बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पे सी फरवरी में और यहाँ पे सी जनवरी में। डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एच। एच के इमीडिएटली आफ्टर डी बॉर्न हुआ, तो यहाँ पे एच डी फरवरी में और यहाँ पे डी जनवरी में। ई वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एफ। ई और एफ जो है, ई जो है एफ से जस्ट पहले बॉर्न हुआ, मतलब दोनों एक सेट में आएंगे, तो ई यहाँ जाएगा एफ, और यहाँ पे भी ई और एफ। जी वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एच वॉज बॉर्न। एच के इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जी बॉर्न नहीं हुआ, तो इसमें जी को रखने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जी आएगा सेकंड पॉसिबिलिटी में। तो ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है वो सही है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। Who among the following was born on month having 28 days? 28 डेज में कौन बॉर्न हुआ था? तो आंसर हमारा डी। How many person are born between G and the one who was born in August? जी और जो अगस्त में बॉर्न हुआ है उसके बीच कितने लोग हैं? जी अप्रैल में हुआ है और अगस्त में एफ हुआ है, तो दोनों के बीच 3 पर्सन बॉर्न हुए हैं, तो आंसर आ गया हमारा 3। Four of the following form a certain group. Which of the following does not belong to that group? तो इन चारों में से मार्च ए सही है। अप्रैल जी भी सही है। अगस्त एफ भी सही है। जनवरी एच भी सही है। जून डी, जून में सी है, तो इसका मतलब ऑप्शन ई जो है ऑड वन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 12 people are sitting in two parallel rows such that A, B, C, D, E and F are sitting in row 1 facing north, and P, Q, R, S, T and U are sitting in row 2 facing south. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. All the information is not necessarily in the same order. तो हम लोग 2 रो बना लेते हैं क्योंकि मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी बनती है, तो हमको 2 तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। A sits fourth to the left of C. ए बी सी डी जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो ए बी सी डी नीचे बैठेंगे। ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी के फोर्थ लेफ्ट से 1 2 3 4 ए बैठेगा। वैसे दूसरी पॉसिबिलिटी सी के फोर्थ में ए फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड राइट के पर्सन को ए फेस करता है, यानी कि क्यू यहाँ जाएगा।
Q sits second to the left of P. Q जो है P के सेकंड लेफ्ट में बैठता है, मतलब P यहाँ है और Q के सेकंड लेफ्ट मतलब P के सेकंड लेफ्ट में Q बैठता है। F फेसेस Q, Q को F फेस करता है। P faces the person who sits immediate left of P. P faces person who sits immediate left of P, क्योंकि B यहाँ आएगा। S faces person who sits immediate left of E. E के immediate left में S बैठेगा। E मतलब अगर E यहाँ आता है तो उसके immediate left पर पर्सन S को फेस करेगा। वैसे एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, E पे यहाँ बैठने वाला पर्सन S को यहाँ फेस करेगा। तो इसका मतलब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है और यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। अगर E यहाँ बैठेगा तो उसको फेस करने वाला पर्सन S को फेस करेगा, यानी कि E और S उसमें नहीं बन रहा। अभी आगे बढ़ते हैं। वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड P। R और P के बीच में वन पर्सन बैठता है, यानी P यहाँ है तो R यहाँ पे। R और P के बीच में एक पर्सन, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इसका मतलब ये अरेंजमेंट कैंसिल हो जाएगा। T सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ U। T जो है U के लेफ्ट में बैठेगा, मतलब अगर U यहाँ बैठता है तो T यहाँ लेफ्ट में बैठेगा। यहाँ ABCD में से D मिसिंग है तो D यहाँ बैठेगा। तो इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इन द अबव अरेंजमेंट, फोर ऑफ द फॉलोइंग शेयर सिमिलर पैटर्न, फाइंड द वन वी डू नॉट फॉलो द सेम पैटर्न। R T F C D, R T F C D। इसका मतलब R D और T C कॉर्नर्स पे बैठे हैं लेकिन F बीच में बैठा है, इसलिए मतलब F जो है ऑड है। F is the odd one out. Which of the following arrangement is false with respect to the above arrangement? Two person sits between S and Q. S और Q के बीच में दो पर्सन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। S फेसेस A, S जो है A को फेस करता है, ये भी ट्रू है। B सीट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, B जो है एक्सट्रीम एंड में सिट करता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो गया C। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट नेबर ऑफ P? P के नेबर में कौन है? S और U। तो हमारा 18 का आंसर हो गया S एंड U। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा साइलोजिज्म से रिलेटेड है। आप इंस्ट्रक्शन जानते ही होंगे, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, सम स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. Read all the conclusion and then decide which of the following given conclusion logically follows. हमें logically follow statement को find करना है from the given set statement disregarding commonly known facts. चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। No bank is company, all company is organization, only a few computer is enterprise। ये कंप्यूटर नहीं होगा, कंपनी होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया। नो बैंक इज कंपनी, बैंक और कंपनी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल कंपनी इज ऑर्गेनाइजेशन, ओनली अ फ्यू कंपनी इज एंटरप्राइज। सिर्फ कुछ ही कंपनी एंटरप्राइज है, यानी कि सिर्फ इतनी कंपनी ही एंटरप्राइज है। तो हमारा कंक्लूजन है सम ऑर्गेनाइजेशन आर एंटरप्राइज, सम ऑर्गेनाइजेशन इज एंटरप्राइज। ये कंक्लूजन सही है।
नो एंटरप्राइजेज बैंक, नो एंटरप्राइजेज बैंक, बैंक और एंटरप्राइज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब हम लॉजिकली कंक्लूड नहीं कर सकते कि कोई बैंक एंटरप्राइज है कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो इसका हमारा सही आंसर है कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। बढ़ते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन की ओर। ऑल बुक्स आर नॉवेल, ऑल बुक्स आर नॉवेल, ओनली अ फ्यू डायरीज आर बुक, कुछ ही डायरीज बुक है, मतलब डायरीज का सिर्फ ये हिस्सा बुक है। ऑल डायरीज आर नॉवेल, ऑल डायरीज आर नॉवेल, हम 100% श्योर नहीं हो सकते क्योंकि डायरीज का पूरा हिस्सा नॉवेल पे नहीं है, तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन सही नहीं है। सम डायरीज आर नॉवेल, सम डायरीज आर नॉवेल, डायरीज का वो हिस्सा जो बुक्स के साथ इन्वॉल्व है वो नॉवेल में भी होगा। इसका मतलब सम डायरीज आर नॉवेल ट्रू है। इसका मतलब हमारा सेकंड कंक्लूजन ट्रू है, तो हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोस। बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। ओनली अ फ्यू मैंगो आर एप्पल, ये एप्पल हो गया, ये मैंगो हो गया। एप्पल का कुछ ही हिस्सा मैंगो को करता है, ये एप्पल का ये हिस्सा मैंगो मैंगो में इंक्लूड है। नो ऑरेंज इज मैंगो, ऑरेंज का कोई भी हिस्सा मैंगो में नहीं है। इसका मतलब तो हमारे कंक्लूजन है सम एप्पल इज ऑरेंज, सम एप्पल ऑरेंज होने की कंफर्म नहीं कह सकते, ये डाउटफुल है। सम एप्पल इज नॉट ऑरेंज, सम एप्पल इज नॉट ऑरेंज, एप्पल का वो हिस्सा जो मैंगो में है वो ऑरेंज नहीं है। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन ट्रू है, तो कंक्लूजन टू फॉलोस। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा डिलीट। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के ऊपर। क्यू इज सिस्टर ऑफ एच, क्यू जो है एच की सिस्टर है। नेगेटिव साइन से हम फीमेल को डिनोट करेंगे और मेल को पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। कुछ लोग इसको स्क्वायर और ब्रैकेट बना के भी डिनोट करते हैं, लेकिन माइनस प्लस ज़्यादा इजीली डिनोट हो जाता है। के इज मदर ऑफ क्यू, के जो है क्यू की मदर है। एच इज मैरिड टू एफ, एच जो है एफ से मैरिड है। टी इज फादर इन लॉ ऑफ एफ की जो फादर इन लॉ यानी कि एच के जो फादर है वो टी है। ये डबल साइन से हम हस्बैंड और वाइफ को डिनोट करते हैं और सिंगल लाइन से हम कजिन्स को डिनोट करेंगे। डब्ल्यू इज सन ऑफ एच, डब्ल्यू इज सन ऑफ एच। वाई इज ब्रदर ऑफ टी, ये सॉरी टी नहीं होगा, ये एफ होगा। एफ का जो भाई है वो वाई है। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी, डब्ल्यू जो है टी से कैसे रिलेटेड है, तो डब्ल्यू जो है टी का ग्रैंडसन है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू एच, वाई जो है एच से कैसे रिलेटेड है, तो वाई जो है वो ब्रदर इन लॉ है एच का, ब्रदर इन लॉ। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं, तो हमारे पास हो गए टी, वाई और डब्ल्यू। और एच और एफ का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में से कोई एक मेल होगा और एक फीमेल होगा ही, तो इसलिए हम इनमें से एक काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब 1 2 3 एंड 4, so there are 4 members who are male। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी क्वेश्चन बहुत इजी थे, आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं।
पहला कंक्लूजन है जे इज इक्वल टू बी। तो जे इज इक्वल टू बी के लिए हमें ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कंबाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन जे एंड बी इज इक्वल टू डी। तो जे इज नॉट इक्वल टू बी, पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। के इज ग्रेटर देन ए, के इज ग्रेटर देन ए के लिए हमें के जे डी जे हमें सभी को कंबाइन करना पड़ेगा। जे इज लेस देन के, जे इज ग्रेटर देन डी, डी इज इक्वल टू बी, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो के जो है ग्रेटर देन ए, सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो गया, यानी हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट y इज स्मॉलर देन m, इसके लिए हमें y m का यहाँ से q से रिलेशन है, मतलब y और q के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन q इज इक्वल टू m। तो फिर y और q के बीच अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हमारा पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। c इज लेस देन r, c जो है m से कम है या तो ज़्यादा है, मतलब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। और यहाँ पे इज इक्वल टू q, q को भी लेना पड़ेगा। q इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन r, तो इसका मतलब r इज ग्रेटर देन c, यानी कि हमारा सेकंड कंक्लूजन ट्रू हुआ, यानी कि ऑप्शन बी। इनइक्वालिटी में एक दो क्वेश्चन और थे लेकिन उसको हमने नहीं लिया। इसको आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज से है। लेटर सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजी थे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन। हमें राइट से लेफ्ट वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज करना है और इनमें से कौन से वर्ड्स अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा स्मॉलेस्ट लेटर है बी, तो बी यहाँ पहले आएगा बोट, उसके बाद कप, डे, उसके बाद नेट, उसके बाद स्काई और फिर टिप। तो हमारा ये ओनली वन आएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर of the first word from the left and first letter from the second word from the right. First word from the left, लेफ्ट से पहला थर्ड लेटर यानी पी, यानी पी से फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से सेकंड लेटर उसका फर्स्ट वर्ड यानी कि डी। पी से डी के बीच कितने लेटर हैं? हमारा पी का जो प्लेस वैल्यू होता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज में वो होता है 16 और डी का होता है 4। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12। हमारा आंसर है 12। लेकिन हमें जब माइनस करते हैं तो दोनों एक्सक्लूड नहीं होते, तो इसलिए हमें एक और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको दोनों को एक्सक्लूड करना है। तो आंसर हमारा आएगा 11। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ ऑल द लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द वर्ड then arrange in dictionary order from right to left, then which of the following is second letter from the third word from the left।
सभी लेटर्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। I P T B O T C P U K S Y A D Y E N T। और इसको अगर हम डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें, B O T C P U A D Y E N T I P T K S Y। और हमसे पूछा गया है सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से जो थर्ड वर्ड है CPU उसका सेकंड लेटर यानी कि P। तो हमारा C ऑप्शन सही हो गया। If all the letters are reversed within the word, then how many words thus formed are meaningful? अगर सारे लेटर को रिवर्स कर दिया जाए तो कौन से वर्ड्स मीनिंगफुल लेटर बनाएंगे? तो हमारा टी हो जाएगा पिट, बॉट हो जाएगा टॉप जो कि मीनिंगफुल नहीं है, कप हो जाएगा जो कि मीनिंगफुल नहीं है, स्काई भी मीनिंगफुल नहीं है, डे भी मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन 10 मीनिंगफुल है। तो हमारे 2 वर्ड्स मीनिंगफुल हुए। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड डिस्कवरी which have as many letters between them as there are English alphabet both forward and backward। तो हम इसको अलग कर देंगे डिस्कवरी। हम सभी के प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। और इसके बाद हम मिलाएंगे 15, 16, 17, 18 ये खोलो 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है इन अ रो 5 पर्सन A B C D and E are sitting facing north। 5 लोग हैं, 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी इसमें भी। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में एक पर्सन बैठता है, कैसा भी हो सकता है। सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में भी एक पर्सन बैठा हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ई ए डी, ई ए डी। सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में सी बैठा है। हमारा क्वेश्चन है हु सिट्स इन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा? तो आंसर है हमारा सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर अलाइक, फाइंड द वन विच डज नॉट फॉर्म अ पेयर। इन सभी में से हमें ऑड वन आउट निकालना है, तो हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो जी की प्लेस वैल्यू है 7, 10, 6, क्यू की है 17, टी की 20, पी की 16, एन की 12, ओ की 15, के की 11, ओ की 15, आर की 18, एम की 13, बी की 22, वाई की 23, और 25 और डब्ल्यू की 23।
और ये डब्ल्यू नहीं, ये यू यानी कि 21। तो इसमें हमने देखा इन सब के बीच का डिफरेंस 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और इन सब के बीच का डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 है। हमारा ऑड वन आउट हो गया ORM। इसी के साथ हमारे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन खत्म हो गए। हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी 25 क्वेश्चन सॉर्ट करके रखे हुए। उसका जो सॉल्यूशन है कुछ समय बाद अपलोड कर दिया जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन रेडी हैं, उसको हम पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। आने वाले दिनों में हम बाकी एग्ज़ाम्स की मेमोरी वेट कराएंगे। मेंस एग्ज़ाम के लिए और वीडियो लेक्चर्स भी जल्दी स्टार्ट होंगे। अगर आपको लगता है इस वीडियो से क्वेश्चन से आपको हेल्प मिली तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए अपने फीडबैक को। और अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।